आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अहमद। इस वक्त हमारे कार्यालय में बहुत सारे हमारे साथी मौजूद है जो दिव्यांग है और आज हम उनसे चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि आने वाले 2 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आने वाला है और जिस पर जो है ये अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले अपने पहले दोस्त से जो है बात करते हैं कि वो क्या करते हैं और क्या समस्याएं जो है वो समाज की हमारे सामने पेश करना चाहते हैं और हमारे माध्यम से जो है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, छोटा सी तारुफ करवाइए और फिर उसके बाद में जो है आप दिव्यांगों की समस्या के बारे में बताइए जिसे आप हल करवाना चाहते हैं। मेरा नाम राहुल लेकुरवाले है। मैं तकरीबन 20 साल से इस सोशल फील्ड में हूँ जो दिव्यांग के लिए काम करते हैं और इसी के साथ में इनके क्रीड़ा एवं सामाजिक स्तर पे मैं जुड़ा हुआ हूँ और इनके जो भी तकलीफ़ें हैं उनके न्याय दिलाने का काम करता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपने जो सवाल पूछा इसको मैं आगे रखते हुए कहता हूँ कि जो दिव्यांगों को अभी तक जो सहूलियतें मिली है शासन की तरफ से वगैरह, वो अब तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जो होना चाहिए। आज के तौर पे हर बार हर शासन आता है, वो उसके जो भी हक है उसके प्रति अपना अपना वायदा निभाता है, निभाता भी नहीं, निभाता है ना पूरी तरह से निभाता नहीं है। एक पर्ची यानी आदेश निकालता है लेकिन उस आदेश का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मतलब ये है कि सरकार ऐलान तो करती है लेकिन उसको मुहैया नहीं करवाती। तो उसकी वजह से क्या होता, वो दिव्यांगों का समस्या हल नहीं हो रही। अब जैसा कहा जाए कि जैसा महानगर पालिका में 5% निधि जो ओवरऑल बजट का रहता है वो दिव्यांगों के लिए खर्चा होना चाहिए, लेकिन आज तक किस तरह से खर्चा हो रहा ना दिव्यांगों को पता है, जो वहाँ बैठे उनको भी पता नहीं है। तो कैसा है, आपने इतना बड़ा जो आर्थिक व्यवहार जहाँ से होता है तो वहाँ पे एक समिति बननी चाहिए जिसमें आज 21 प्रकार के दिव्यांग हो गए। पहले 4 प्रकार के थे, अब 21 बोला जाए तो आपका पूरा बढ़ गया, काम बढ़ गया। तो आप एक ही दिव्यांग को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते ना, जैसे अस्थिव्यंग है उसको नहीं कर सकते। तो हर एक की मजबूरियाँ अलग अलग रहेंगी ना, उसके जो दिव्यांग है वो तौर पे रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेंगी, तो आपको सबको फुलफिल करना है। तो इसमें कैसा हो जाता है, एक को रोटी दे के दूसरा का निवाला चिल्लने का काम हो रहा है। यानी कैसा है, जिसकी ये अपनी क्या बोलते हैं उसको ज़्यादा दिखती है, यानी क्या बोलते तादाद दिव्यांगों में, जैसे अस्थिव्यंगों की ज़्यादा दिखती है, बार बार मोर्चा लेके जाना, बार बार चिल्लाना हक के प्रति। तो उसमें क्या हो जाता है, उनकी पहला हल किया जाता है, मतिमंद वगैरह वहीं पे रह जाते हैं, चिल्लाने वाला नहीं है। तो उनको जब आपको देखना है तो पूरे एक ही नज़रिए से सबको देखना चाहिए। ये होगा, ये कब होगा, जब उनका एक एक प्रतिनिधि जो तकलीफ जानता है वो उस समिति में रहेगा, वो कोऑर्डिनेट करेगा उसमें और वो सोचेगा समन्वय बनने के बाद में, चलो ये जो निधि है ये उसके ऊपर बराबर खर्चा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको गाइडलाइंस दी है कहाँ पे होना चाहिए। मेरे ख्याल से उसमें 34 या 35 गाइडलाइंस है। क्रीड़ा में खर्चा होना चाहिए, पुनर्वसन में खर्चा होना चाहिए और किस तरह से खर्चा होना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको ऑटो रिक्शा दे रहे हैं, ई रिक्शा चला। अब ई रिक्शा देने के बाद हलो हो गया क्या, उसकी बैटरी जा रही, 1 साल चला रहा, आगे का डेवलपमेंट कुछ नहीं। आप मेंटेनेंस दो ना उसको, आप प्रॉपर तो दो। एक बार दे दिया, और ये भी सोच रख दी उन्होंने, जैसे एक दिव्यांग को दे दिया 5 साल बाद आचो, तब तक निजात पा दो, क्या हो रहा, बीमार गिर रहा या गुजर गया, कोई नहीं देखा। तो आप इसके लिए शासन को क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? मशवरा यही देना चाहेंगे कि आप एक समिति गठित कीजिए, वो समिति उसके ऊपर कंट्रोल रखेंगे। जैसा आपने महापौर रखा है, महापौर के अंडर बाल कल्याण विभाग हर एक विभाग है ना, वहाँ पे वो देखरेख करते हैं। तो दिव्यांगों को इतना स्तर उसमें 5% निधि खर्चा कर रहे हैं आप, हज़ारों के इसमें बजट रहता है। आज 1,000 करोड़ का बजट है, तो आज आपको 30 करोड़ रुपए खर्चा करना है दिव्यांगों के ऊपर। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो ये किसकी कमजोरी है? 30 करोड़ किसको बोलते हैं? आज एक भी दिव्यांग भूखा नंगा नहीं सोएंगा ना। 30 करोड़ में क्या नहीं होता,
और आज उसके पास पूछ रहा ही नहीं हो। तो आप दिव्यांगों की समस्या को पॉलिटिक्स से किस तरह से देखते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं? पॉलिटिक्स के लिए इसलिए कहूँगा, पॉलिटिक्स में इन्होंने जैसे अभी यहाँ पे बैठे हैं हमारे दोस्त दिनेश जी बैठे हैं, दादा मीरे जी बैठे हैं, हाफिज जी बैठे हैं, इनको पता है ये वहाँ काम कर रहे हैं किसी पार्टी के अंदर में। इन्होंने पार्टी का एजेंडा साथ लेके चल रहे हैं, एक आघाड़ी बनाई दी है, एक सेल बनाया है, लेकिन उनको पूरी तरह से हक नहीं दिया है कि आप लड़ सके। ठीक है, आज लड़ सके यानी कैसा, जो भी जाता है, आज आपने कॉमन मैन का देखा होगा, किसी का सेल बनता है या कुछ बनता है तो आज वो अध्यक्ष को भी पहचानता है, जो सदस्य उसको भी पहचानता है, कौन मंत्री या आमदार। आज दिव्यांगों में क्या हो जाता है, जो आगे उसको पहचानते हैं, बाकी जो आ रहे हैं, अरे तू कौन है, हाँ, मैं काम का, हाँ अच्छा ठीक है मैं कर दूँ, उसको लेके आ। तो जब तक उसकी पहचान नहीं मिलेंगी वो दिव्यांग को, तब तक आप कितने भी निकाले, सेल निकाले, कुछ नहीं होगा। ये वैसा ही चलते रहेंगे। यानी आप सिर्फ यूटिलाइज कर रहे, यानी कैसे कर रहे हैं आप, मैंने सेल बना दिया, ओके मेरा काम हो गया, यानी मैंने दिव्यांगों के लिए कुछ ना कुछ कर दिया। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हक के साथ लड़ रहे हैं और हर एक जन अपना पुनर्वसन खुद कर रहा है दिव्यांग। इतनी यानी कोशिशों के बाद भी तुम क्या सिंपैथी लेवल बंद करो ना, सहानुभूति जो चालू है, सहानुभूति चालू है, तो ये सहानुभूति कहीं ना कहीं रोकनी चाहिए। है किसी जरूरी है कई जगह में, ऐसा नहीं बोल रहा मैं पूरी तरह से रोकनी चाहिए, लेकिन जहाँ नहीं ज़रूरत ही नहीं वहाँ आप क्यों उसको इस्तेमाल कर। तो ये मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा। आइए दोस्तों, हमारे साथ में एक और मित्र है हमारे, हम उनसे भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं राजेंद्र देवेंद्र मिरे, मैं एक राजकीय पार्टी से भी बिलोंग करता हूँ, राष्ट्रीयकृत पार्टी से। मैं पिछले सरकार में संजय गांधी निराधार कमेटी में सदस्य रहा हूँ, जिसके माध्यम से विकलांगों के प्रश्नों पर सरकार से जो स्थानिक लेवल के प्रश्न हैं उस पर निराकरण करने का हमेशा ऐसे ही प्रयास किया है। आज जैसा कि चर्चा हो रही है, जागतिक अपंग दिन 3 दिसंबर को मनाया जाएगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। लेकिन सही मायने में क्या यह 3 दिसंबर जागतिक वर्ल्ड दिन हम अपंगों ने मनाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमारे दिए तले अंधेरा है, रोशनी कुछ नहीं है, केवल अंधेरा ही दिख रहा है। हमारे नियम, हमारी जो धारणाएं हैं उसको कोई महत्व नहीं देता। आज दिव्यांगों के बारे में सरकार ने जो योजनाएं चलाई है, क्या सही मायने में अधिकारी लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो जो हमारा नियोजन बनाते हैं या हमारी जो ध्येय धोरण चलाते हैं वो एक सामान्य व्यक्ति है। दिव्यांगों को क्या चाहिए यह वह नहीं सोचते। क्या दिव्यांगों को ये ऐसे छोटी मोटी क्रैचेस की ज़रूरत नहीं है जो सरकारी माध्यम से मिलनी चाहिए? दिव्यांगों को साइकिल की ज़रूरत नहीं है जो सरकारी माध्यम से मिलनी चाहिए। मूलतः दिव्यांगों का अधिकार चाहिए कि दिव्यांगों को खड़ा रहने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उसको न्याय देना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि पूरे नागपुर शहर में कई बाज़ार उपलब्ध है। कई दिनों से दिव्यांगों की महानगर पालिका में मांग रही है कि विकलांगों को भी रोजगार हेतु स्टॉल उपलब्ध कराया जाए। अभी के आज ही के इलेक्शन हुआ, माननीय महापौर जी चुनाव लड़े हैं, उन्हीं के स्टैंडिंग कमेटी के कार्यकाल में विकलांगों को 200 स्क्वायर फीट जगह देने की बात हुई थी। कई बार हमने आंदोलन भी किए, मंजूरी देने की भी बात हो गई, स्टैंडिंग कमेटी में पास हो गया, आवेदन भी मंगा लिए, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति को नहीं मिले। क्या कारण है इसका? आज हम लोग बार बार विकलांग होने के बावजूद भी महानगर पालिका में जाते हैं, छोटे मोटे अपने लेवल पे आंदोलन करते, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतने मूलतः अधिकार नहीं है। हम नगर सेवक नहीं है जो हाउस में बैठकर ये हमारे आयुक्त के पास में या किसी अधिकार से हम पूछ सके। जो भी आता है हम एक बाप की तरह, जैसे बेटे को धुतकारे हुए लड़का रहता है वैसे धुतकारा जा रहा है समाज में, विकलांगों के साथ में अन्याय हो रहा है। महानगर पालिका में हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए। आज जो भी सत्ताधारी पार्टी है, नहीं ठीक है आप नहीं चुनाव लड़वा सकते, आपको हमारी विकलांगता पे भरोसा नहीं है कि ये चुनाव जीत के आएंगे, आप पे मनोनीत सदस्य बना सकते हो। क्योंकि हर तरह से अगर इच्छा शक्ति आपकी प्रबल है, जबकि भारतीय जनता पार्टी है बोलो, कांग्रेस बोलो या सभी पार्टियाँ विकलांगों के नाम पर केवल भांडवल जो बोलते ना वही कर रही है, दया दिखा के वोट मांगने का काम हो रहा है। आज मुझ जैसे व्यक्ति को भी कई मंच पर खड़ा किया जाता है, चुनाव आने के बाद में कोई पूछता नहीं है। सभी की हालत यही है। हम दया के अधिकारी नहीं हैं। हमारे अभी इस समाज में, इस विश्व में, इस हिंदुस्तान में, इस भूमि पर जन्म हमको ईश्वर ने दिया है, तो सबका न्याय होना चाहिए। हमारे साथ भी यही होना चाहिए। हमारे अधिकारों से हमें वंचित क्यों रखा जा रहा है? जबकि लोकसभा में 2016 में बिल पारित हुए, उसका भी आज तक
नीचे के लेवल पे तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। समितियाँ गठित नहीं हो रही है महानगर पालिका में, तो ये तो आप शासन को क्या राय देना चाहेंगे अपंगों की समस्याओं के बारे में? हम शासन को तो यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे माँ बाप हो और माता पिता होने के बावजूद आप हमारे साथ ये दुर्व्यवहार न करते हुए, जैसा कि सभी समाजों को लिए आरक्षण की एक गतिविधि के माध्यम से उनके उम्मीदवार होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, वैसे ही विकलांगों को भी प्रतिनिधि बनाया जाए ताकि वो अपने मुद्दों पर एक खंभीरता से सामने के पटल पर रख सके और उस पर न्याय दिला सके। यही हमारी सरकार से अपेक्षा है और प्रशासन से भी है। आइए दोस्तों, हमारे साथ में एक मित्र और मौजूद है जिनका ताल्लुक़ जो है महानगर पालिका से भी है, नगर सेवक भी है और बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए सामाजिक कार्य है करते हैं। तो हम उनसे मूलतः दिव्यांगों की समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं और किस तरह का इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो महानगर पालिका से और सरकार से और शासन से चाहते, ज़रा उनसे भी जानते हैं। बताइए सर। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश बसंतलाल यादव है और मैं एक दिव्यांग हूँ। जैसा कि अभी चर्चा विषय हुई, मैं एक पढ़ा लिखा एक ग्रेजुएट अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, परंतु शासन द्वारा आज तक कई इम्प्लीमेंट करने के लिए जीआर निकाले गए पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मुझको भी नौकरी नहीं मिली, लोगों के साथ में कई पार्टियों के पीछे मैं घूमा, आमदार खासदारों के पीछे घूमा, कई जगह जाते जाते मैं पार्टी में लग गया। आज उन्हीं के साथ में मैं नगर सेवक हूँ। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दिव्यांगों का विकास होना चाहिए, मैं पूरे देश नहीं तो मैं नागपुर के लिए बात करूँगा कि पूरे विश्व में जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से नागपुर में नहीं हो रहा है। आज दिव्यांगों को कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। खिलाड़ी बोलिए या व्यवसाय के लिए बोलिए या बाकी चीज़ों में, आज 4 प्रकार के दिव्यांग थे, उसमें ही आप लोगों ने उन्हें फुलफिल नहीं कर पाया, उन्हें रोजगार नहीं दे पाए, उनकी डेवलपमेंट नहीं कर पाया और आज 21 प्रकार के इनमें इंक्लूड किया, जो कि विदाउट उनका कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। मैं जिस प्रकार का आज ये विषय है कि दिव्यांगों का राजनीति में क्या योगदान है, क्या रोल है, तो मैं हर पार्टी, जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, उन्होंने दिव्यांगों को हर जगह प्रतिनिधि करने का समय देना चाहिए, चांस देना चाहिए। आज सेल के बारे में बात करते हैं, ओबीसी सेल है, बाकी की बहुत सारे सेल है, अघाड़ी है, परंतु उनके हर जगह उनको सहभाग हुआ दिया जाता है, परंतु दिव्यांग सेल, दिव्यांग आघाड़ी ये बना दी गई है। जैसा अभी मैं छोटे से बताऊंगा, भाजपा में बनी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस में बनी है, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, सिर्फ सेल के नाम से उनको काम करने बता दिया जाता है। बेचारा बंदा कोई भी, जैसा एक मैं नागपुर शहर कांग्रेस अपन सेल चला रहा था, मैंने हर कोशिश की, कई मोर्चे निकाले, दिव्यांगों की हर मुद्दे विधानसभा में रखने की कोशिश की मोर्चे के द्वारा, परंतु ऐसा कुछ नहीं। वो लेते हैं, हर डेपुटेशन वो ले लेते हैं, ठीक है हम ये कर देंगे। कई दिन रोडों पे हमने गुजारा है, कई मंत्रियों ने कई आश्वासन दिए, परंतु अभी तक कुछ नहीं हो पाया। उसी से मेरा यही कहना है कि आज मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन राहुल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, राहुल जी गांधी को, जिन्होंने आज नीचे से युवक कांग्रेस का एक जो कमेटी या इलेक्शन होता है उसमें दिव्यांगों का एक रिजर्वेशन कोटा रखा कि सिर्फ दिव्यांग लड़ेगा। आने वाले समय में मेरा ये कहना है कि जो जीत के आ रहा है उसके लिए एक सेल के मार्फत या आप पूरा अध्यक्ष भी लड़ाएं कि दिव्यांगों का अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, प्रदेश का अध्यक्ष बने और जिलों में कमेटियां बने। हम हर दिव्यांगों की छोटी मोटी समस्याओं को लेके लड़ रहे हैं। समाज में बाकी लोगों का भी, अब जैसा मैं नगर सेवक हूँ तो बाकियों को भी प्रॉब्लम लेके जाते, परंतु जिस तरीके से आज महानगर पालिका का 32 करोड़ का एक बजट आता है, उसका 5% कम से कम 150 करोड़, 250 करोड़ का है। परंतु आज तक मैं जब से हूँ, मैंने पहले 2 करोड़ 1 करोड़ था, फर्स्ट ईयर में 5 करोड़ रखाया था, पिछले बार में अपन ने लड़ झगड़ के 20 करोड़ रखे। इसमें अपन हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं कि भैया ये बजट कर रहे हैं लेकिन 5% नहीं। परंतु मेरा ये बोलना है, जब 20 करोड़ तुमने रखे या 5% में से जितना बचा के रखे वो भी खर्च नहीं कर पा रहे। आप देते जन्मदिन एक आध आदमी मंत्री का, एक आध आमदार का, खासदार के जन्मदिन पे आप बैसाखियाँ बांट रहे, डीफ एंड डम को एक मशीन बांट रहे, परंतु उनकी ये मांग नहीं है हमको सक्षम बनाइए, हम दिव्यांग खुद अपनी साइकिल ले सके, हम बैसाखी ले सके, एक मुकबधिर बंदा अपनी कान की मशीन ले सके। तो
तो इस तरीके से हमारी दिव्यांगों की व्यथा है। लोगों को सभी चाहते हैं हमको कोई भी भीगना चाहिए, हम हमारे हिसाब से करेंगे, हमको सिर्फ चांस तो दो। आप हर समय हमको यूज़ करने के लिए, जैसा बोला गया कि बहुत से समय पार्टियां यूज़ कर लेती, सही बात है। एक आध तुम संजय गांधी निराधार का, अब एक दिव्यांग का यानी कलेक्टर साहब ने ही एक रखा है कि एक दिव्यांग रहेगा उस कमेटी में, इसलिए नहीं तो क्यों नहीं देते आप? वहाँ जहाँ जहाँ हमारा विषय रहता है वहाँ हमारे को प्रतिनिधि करने क्यों नहीं देते? 20 करोड़ का फंड है, आज महानगर पालिका में सिर्फ और सिर्फ परिवहन समिति छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं में क्रीड़ा में 1-8 करोड़ का, बाकी कई समितियां हैं जिसमें कोई 1 रुपये का फंड नहीं, लेकिन समिति बनी है। तो मेरा कहना है कि 20 करोड़ का आज अगर आप बजट में 20 करोड़ रखते हैं तो इनकी एक समिति क्यों नहीं बनाते? वो कैसा खर्च किया जाए, ये प्रस्ताव वहाँ मीटिंग में आएगा, सब वो रखेंगे। मैं अभी जोशी जी ने पिछले वर्ष से जब से महापौर बने, उन्होंने एक हर महीने के पहले सप्ताह में मंडे को एक मीटिंग रखने के लिए, वो स्टार्टिंग में हुई 2 दिन हुआ, 2 हफ्ते 2 महीना बनाया गया, उसके बाद में कोई मीटिंग नहीं हो पाई। तो मेरा ये बोलना है कि हर पार्टी दिव्यांगों को अपॉर्चुनिटी दे और उसके बाद में वो सक्षम है अपने आप को प्रूव करने के लिए। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि एक नॉर्मल आदमी होता है, वो राष्ट्रीय खिलाड़ी होता है या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होता है, तो उसको सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं जगह दी जाती है। तो इस तरह से दिव्यांग भी जो है पूरे देश का नाम रोशन करते हैं, ओलंपिक में जाते हैं, राष्ट्रीय खेलों में जाते हैं, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी खेलता है अगर वो, तो उसको सरकारी नौकरी में कितना प्रावधान दिया जाता है या उस पर कितना ध्यान दिया जाता है और उसको नौकरी पे लगाया जाता है, ज़रा इस समस्या पे भी आप बताएं अपने राय। मैं इस विषय पे ऐसा करूँगा, राष्ट्रीय लेवल पे आज अर्जुन अवार्डी कुछ लोग हैं, उनको भी सरकारी ड्यूटियाँ नहीं मिली है। फिर भी अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में दिव्यांगों को, जितने भी इंटरनेशनल दिव्यांग थे खेल जो पार्टिसिपेशन कर रहे थे या मेडलिस्ट है, उनके लिए कुछ % दिया था पिछली सरकार ने, परंतु पूरे कंप्लीट नहीं हुए। कुछ ही % लोगों को जॉब दिया डायरेक्ट थेट, यानी विदाउट एग्ज़ाम, जो इंटरनेशनल खेला हुआ है उनको नौकरी। परंतु अभी कई बच्चे बचे हुए, कई लोगों ने जिन्होंने मेडल्स लाए, आज ज़िंदगी यानी एक नेशनल मेडल लेने के लिए 5-5 साल रगड़ के मेहनत करना पड़ता था, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल के लिए, तब जाके वो पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल करता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो भी नेशनल तक जाता है बच्चा, उसको कम से कम यहाँ पे आप उसका फाइनेंशियली या तो उसको स्पॉन्सर्ड कीजिए कि भैया तू आगे खेल, या तो उसको एक गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए। सर, एक अहम सवाल और पूछना चाह रहा हूँ मैं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हर जगह में ओबीसी कोटा रहता है, एससी कोटा रहता है, एसटी कोटा रहता है, जनरल रहता है, तो ऐसा जो है हमारे डिपार्टमेंट का, हैंडीकैप डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर भी होता है, एक एमएलए भी होता है, एमएलसी होता है, तो ये चीज़ जो है सदन में ऐसी रिजर्व नहीं रहना चाहिए क्या कि हमारा एक कैंडिडेट जो है उस चेयर पे बैठे तो वो आम नागरिक या आम आदमी ना होते हुए एक दिव्यांग होना चाहिए, वो ऐसा एक रिजर्व होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपने बहुत बड़ा विषय उठाया है। आज तक कई सालों से हमारे जैसा पूर्वज है कि हमारे जो 2 पीढ़ी पहले के लोगों ने भी ये मांग रखी है, एक खिलाड़ी का आप देते, एक आर्टिस्ट का देते, एक गायक देते, तो एक दिव्यांगों की आज अपने भारत में 2 से 4% तो कम से कम ओवरऑल पूरे इंडिया में दिव्यांग है। इनकी क्यों नहीं रखते? आज जब तक एमएलसी जाएगा नहीं, राज्यसभा में जाएगा नहीं, तब तक वो अपनी व्यथा बता नहीं पाएगा। आज तुमने 21 कैटेगरी रख दिए, आज तो वो जो 5% बोला जाए तो वो बढ़ के आज 20% हो गई है। आज सिकल सेल आ जा रहा है, बाकी के लोग आ जा रहे हैं, तो उनके भी लोग आज जुड़े हैं। अगर जब तक हमको प्रतिनिधि मिलेगा नहीं, तब तक हम हमारी परेशानियां, हमारे दुख दर्द वहाँ पे रख नहीं पाएंगे। सरकार ने सबसे पहले नहीं कहीं तो महानगर पालिका से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, जिला परिषद से शुरुआत करनी चाहिए कि अगर 100 सीटें हैं तो 5 नहीं तो 4 हम लोग, 3 हम लोग रखें कि दिव्यांगों को, जिससे जब तक सरकार इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कि राजकीय पार्टी नहीं करेंगे। जिस दिन उन्होंने डिसाइड कर दिया कि यहाँ ओबीसी लड़ता है तो ओबीसी लड़ता, जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि ये एरिया दिव्यांग ही लड़ेगा तो कम से कम 3 दिव्यांग नहीं, आप वो उस तरीके का इम्प्लीमेंट में तकलीफ है तो कम से कम राज्यसभा, विधान परिषद, बाकी महानगर पालिका में एक नगर सेवक मनोनीत जाए, फिर उसमें आप दिव्यांगों की वोटिंग करवा लीजिए कि भैया पूरे दिव्यांग एक को वोट करेंगे, जो ज़्यादा वोट लेके आएंगे शहर भर में, देश भर में, वो एक राज्यसभा जाएगा या विधान परिषद जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये विषय बहुत
अच्छा है। कई सालों से इस पे पूछ ही जा रहे लोग, कई पाठ पुराव करे। हमारे एक बलगर दादा है, उन्होंने राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री हर लोगों को पाठ पुराव किया, परंतु अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। आप जैसे मीडिया या पत्रकार या बाकी लोग अगर इस चीज़ को उठाएंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई होगी। आइए दोस्तों, हमारे साथ में एक और मित्र मौजूद है, जनाब हफीज़ साहब, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है और अभी संजय गांधी निराधार समिति में भी सेलेक्ट हुए शायद। तो हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ अंसारी है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेटर हूँ और साथ ही साथ अभी रिसेंटली मुझे नागपुर के पालक मंत्री सम्माननीय डॉक्टर नितिन जी राउत साहब ने निराधार समिति में सदस्य बनाकर जनता की सेवा करने का मौका दिया है। अभी यहाँ मेरे 3 बड़े भाई, जिन्हें मैं अपने आदर्श के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में देखता हूँ, उन्होंने हर विषय में बात की। मैं उन्हें देख के बड़ा हुआ, उनके पीछे चल रहा हूँ, उनके मार्गदर्शन में चल रहा हूँ। मैं इसी 5 बात करना चाहूँगा राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, क्योंकि कानून के बारे में, सरकार के नियमों के बारे में, हर चीज़ के बारे में आदरणीय राहुल जी, दादा मीरे साहब, दिनेश भैया जी, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, जो मैं शायद नहीं बता सकूँ। मैं राजनीति के बारे में इसलिए बात करूँगा, मैं 2014 से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी ने मुझे मेरे काम के बदले में बहुत कुछ दिया भी है। मैं 2014 से उत्तर नागपुर कांग्रेस अपंग सेल का अध्यक्ष हूँ। फिर राहुल जी ने हमें मौका दिया, हमारा कोटा रखा युवक कांग्रेस में, मैं वहाँ महासचिव चुन के आया उत्तर नागपुर का। अभी रिसेंटली आदरणीय नितिन राउत साहब ने संजय गांधी निराधार समिति में सदस्य के रूप में मौका दिया। मगर मैं यहाँ पार्टी से कहना चाहूँगा, देखिए मैं यहाँ अपनी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन पहले एक बच्चा अपने पिताजी से अपेक्षा करता है, बाद में वो बाहर जाता है। इसलिए मैं राष्ट्रवादी पार्टी या बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी, इनके बारे में बात ना करते हुए मैं मेरी खुद की पार्टी के बारे में बात करूँगा। मेरा 2017 में जो नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ, उसमें पार्टी ने हमारे बड़े भाई दिनेश जी यादव को मौका दी और उन्होंने वो सीट पे जीत के अपनी कामयाबी हासिल की और बताया कि हम हर जगह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम देखा जाए एक नज़रिए से, तो नागपुर शहर कांग्रेस अपंग सेल के लिए पार्टी ने 1 टिकट दी थी और उसका रिजल्ट हमने 100% दिया। तो अब उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ती है पार्टी से कि जब हम 100% रिजल्ट देते हैं तो आपने उसमें कुछ ना कुछ बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे 2022 में नगर सेवक के इलेक्शन है। मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि कम से कम हर 6 विधानसभा क्षेत्र है हमारे नागपुर शहर में, कम से कम हर पार्टी ने 6 विधानसभा क्षेत्र में एक नगर सेवक कैंडिडेट हैंडीकैप दिव्यांग देना चाहिए। और मैं पार्टी से ये भी निवेदन करना चाहूँगा, मैं खुद की पार्टी से, जो हमारे शहर अध्यक्ष रहेंगे या हम उस टाइम पे जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, हम दिनेश भैया के नेतृत्व में उन्हें एक एप्लीकेशन देंगे कि जो भी पार्टी अगर कोई वार्ड से दिव्यांग को नगर सेवक का टिकट देती है तो आप उनके खिलाफ कैंडिडेट ना उतारे, वो दिव्यांग को वहाँ लड़ने का मौका दे, दिव्यांग को वहाँ चुन के जाकर हमारा प्रतिनिधित्व करने का, नागपुर महानगर पालिका के भवन में प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। हम 2014 से, मैं खुद समाज सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, लेकिन मुझे 2017 तक के ये नहीं पता था कि नागपुर महानगर पालिका में समाज कल्याण विभाग है और वहाँ हमारे लिए बजट रखा जाता है। लेकिन हमारे बड़े भाई दिनेश जी यादव वहाँ चुन के गए, उनके जरिए हमें पता चला कि यहाँ पे भी हमारा हक है, यहाँ भी हमें हमारा बजट रहता है, यहाँ भी हम हमारा हक मांग के ले सकते हैं। वो क्यों पता चला? जब एक नगर सेवक वहाँ पहुँचा इसलिए पता चला, हमारा प्रतिनिधि करने वाला वहाँ पहुँचा इसलिए पता चला। तो अगर पार्टियाँ हमें मौका दे, हमारे दिव्यांग भाइयों को मौका दे, तो हमें हमारा हक कहाँ है कहाँ नहीं है वो हर स्तर पे पता चलते जाएगा। अगर हम हमारे पार्टी की बात करें तो पार्टी में हमारे नागपुर शहर कांग्रेस अपंग सेल है। हम पिछले 3-4 साल से दिनेश यादव जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष को, शहर अध्यक्ष को और कई नेताओं को एप्लीकेशन दे चुके हैं, डेपुटेशन दे चुके हैं कि हमें महाराष्ट्र प्रदेश में कांग्रेस अपंग सेल ऐसा एक पोस्ट होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र प्रदेश में कांग्रेस अपंग सेल पद बना तो वहाँ एक महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनेगा, जो पूरे महाराष्ट्र के दिव्यांगों उससे जुड़ेंगे, उससे हमें हमारी समस्याओं का पता लगेगा और हम उसका निराकरण कर पाएंगे।
अभी तो हमारे नागपुर महानगर पालिका में जब 2022 में इलेक्शन है तो हमारे पालक मंत्री डॉक्टर नितिन जी राउत साहब हैं, मुझे उनसे उम्मीद और पूरा भरोसा है कि वो कम से कम नहीं कुछ तो बाहर कम से कम उत्तर नागपुर में 2 से 3 दिव्यांग कैंडिडेट देंगे। उन्होंने हमेशा हमारे साथ खड़े रहा है, अपंग सेल को मार्गदर्शन किया है, तो मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूँ और पूरी उम्मीद भी है कि राउत साहब कम से कम 2 या 3 दिव्यांग को, और दिव्यांग ऐसा नहीं कि हम मांग कर रहे कि किसी को भी उठा के टिकट दी जाए। पार्टी के पास उस तरह के कार्यकर्ता है, उस तरह के पदाधिकारी है। कांग्रेस में देखा जाए तो बहुत लोग हैं, बीजेपी में भी देखा जाए तो दादा मीरे हैं, और ऐसे बहुत से हैं जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जब पार्टी को ज़रूरत पड़ती है, वोटिंग चुनाव का समय होता है तो लोगों के बीच में जाते हैं, पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। तो उसी तरह हम भी पार्टी से उम्मीद करते हैं कि कम से कम ऐसे कुछ एक्टिव लोगों को हमारा प्रतिनिधित्व बनकर नागपुर महानगर पालिका के भवन में जाने का मौका दें। जहाँ आप निराधार समिति के मेंबर हैं, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह की समस्याओं को आपको फेस करना पड़ रहा है अभी हैंडीकैप लोगों की, और उसको आप कैसे हल करना चाहते हैं? देखिए, निराधार समिति की अगर बात की जाए तो पहले संजय गांधी निराधार का अनुदान लेने के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था, अब वो ऑनलाइन कर दिया गया है। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर तरह का काम ऑनलाइन हो, और अच्छा भी है, बहुत सी चीज़ें में हमें सहूलत मिल जाती है, लेकिन कुछ काम वो ऑनलाइन होने से तकलीफ़ें भी बढ़ जाती है। बहुत से लोग उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं। तो जब हमारी अभी तो हमें सिर्फ लेटर मिला है, हम सदस्य के रूप में चुने हैं। अभी हमारी पहली मीटिंग माननीय तहसीलदार के साथ, कलेक्टर साहब के साथ होने की है। अगर कलेक्टर साहब के साथ माननीय तहसीलदार के साथ होती है तो मैं उनसे पहला निवेदन ये करूँगा कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि उसमें दिव्यांगों को बहुत सी तकलीफ़ें आ रही है। अगर वो ऑफलाइन रहा, और इसमें कुछ फिर लोग काला पीला भी कर रहे हैं, जो नहीं भी है वो भी गलत कागज़ बना के उसका यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारे जैसे जो सच्चे दिव्यांग हैं उनका हक मारा जा रहा है। नवीद आज़मी साहब जो इंडिया फेक न्यूज़ के चीफ एडिटर है, और ये आप देख सकते हैं कि ये 100% दिव्यांग है, और ये ना खुद से कोई काम कर सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, लेकिन दिव्यांगों के बारे में जो ये सोचते हैं हम उनसे जानना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, और ये अपनी ज़बान से जो कह पाएंगे वो मुझसे ज़्यादा कहेंगे, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ इनसे। धन्यवाद परवेज सर, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि 100% दिव्यांग हूँ मैं। आप जैसे लोग जब देख के मुझे बता सकते हैं कि मैं 100% दिव्यांग हूँ, तो ये सर्टिफिकेट बनाने वाले मुझे 60-75% का सर्टिफिकेट क्यों बनाते हैं? पहला मेरा सवाल तो यही आता है कि सरकार जो मापदंड रखती है सर्टिफिकेट बनाने का दिव्यांगों का, वो किस हिसाब से रखती है? क्योंकि एक मेंटली डिसेबल पर्सन और एक फिजिकली डिसेबल पर्सन जो होता है वो अलग अलग होता है, उनकी कैटेगरी सरकार को बनानी चाहिए। और उसके लिए जो दिव्यांगों को हॉस्पिटल की लाइन लगानी पड़ती है लंबी, उसकी बजाय इसको घर पहुंच सेवा करनी चाहिए। ये तो मैं आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड समस्या बता रहा हूँ। अब मैं जब दिव्यांग बच्चा पेपर देने जाते हैं तब की समस्या बताता हूँ। कोई भी दिव्यांग बच्चा जिसका हाथ सही ढंग से काम नहीं करता है उसको लेखक दिया जाता है। अब वो आप बताइए 10वीं के बच्चे को 12वीं का गणित कैसे समझेगा? तो वो 2 क्लास पीछे का बच्चा क्यों दिया जाता है? या आप कोई टीचर को ही राइटर क्यों नहीं अपॉइंट करते जो ईमानदारी से लिखे, टर्म्स को समझ पाए, हाँ, विचारों को समझ रहा है। क्योंकि 2 क्लास पीछे का बच्चा गणित जैसी चीज़ को कैसे करेगा, आप मुझे बताइए। तो सरकार नीतियाँ बना देती है पर उस पर रिजल्ट क्या आएगा उनको भी नहीं पता है। अब ये दिव्यांगों के कोटे में तनख्वाह देती है 1500 रुपये, 1500 रुपये की तो दिव्यांगों की दवा तक नहीं आती है। कम से कम इसको 15 से 20 हज़ार रुपये देना चाहिए, और दे सकती है। उनके पास इतना पैसा पड़ा है, फंड में जाता है और वापस आ जाता है हर साल। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।
चलिए, आज का ये चर्चा सत्र बहुत अच्छा रहा। हमारे साथ में बहुत सारे दिव्यांग मित्र यहाँ पे हाजिर हुए। हमारे रिक्वेस्ट पर हम उन सबका धन्यवाद अदा करते हैं और ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि आगे जब भी उनको इनवाइट किया जाए तो वो फिर दोबारा से आएंगे और हमारे साथ में नए नए विषयों के साथ में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो है इंडिया फैक्ट न्यूज़ जो इन सबका शुक्रिया अदा करता है और इस चर्चा सत्र के समापन करता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।